चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम अपने सारे मुकाबले दुबई के स्टेडियम पे खेलेगी। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि स्क्वाड आ चुका है, प्लेइंग 11 कैसी होगी, लेकिन मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूं वो सारे यूट्यूबर्स और सारी वीडियो से थोड़ा हटके बताऊंगा कि प्लेइंग 11 जो इंडिया खिलाएगी उसे कैसी प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए और स्ट्रेंथ क्या होने वाली है इंडिया की और वीकनेस क्या रहेगी, और पिच के हिसाब से मैं सारे प्लेयर्स की प्रेडिक्शन करके आपको बताने वाला हूं कौन सा प्लेयर इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में चलने वाला और कौन बुरी तरीके से फ्लॉप हो सकता है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेके एंड तक जरूर देख लेना और हल्का सा भी स्किप मत करना। तो आइए देख लेते हैं भारत की क्या होने वाली है दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11। उससे पहले मैं बता दूं इंडिया अपने सारे मुकाबले यूएई में खेलेगी, यानी कि दुबई के इस स्टेडियम पे खेलेगी, और ये जो स्टेडियम है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि देखिए जहां पे भी मैच खेला जाता है उसकी पिच के हिसाब से काफी कुछ मैटर करता है कि कितने रन बनेंगे और किस टाइप के बॉल्स अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो अगर आपको पिच के बारे में पता नहीं है ना तो फिर आपको पूरे मैच के बारे में ही नहीं पता है। तो अगर आपने पिच को जान लिया तो समझ लीजिए आपने आधा मैच तो समझ लिया कि किस तरीके से मैच चलेगा। तो पिच की मैं बात करता हूं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की। तो यहां पर दोस्तों जो स्टेडियम है सबसे पहले नजर उसी के ऊपर डालेंगे। सामने की तरफ बाउंड्रीज अगर हम देखें इस स्टेडियम की तो 79 मीटर, 76 मीटर और 76 मीटर के आसपास देखने को मिलती है, जबकि पीछे की तरफ की देखें यहाँ पे हम तो ये 59 मीटर की और 58 मीटर की, ये दो सबसे छोटी बाउंड्रीज है। ओवरऑल जो स्टेडियम का साइज है वो ना तो ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, मीडियम साइज में मैं इसे काउंट करूंगा। पिछले खेले गए जो 5 मैचेस अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि ये ओडीआई का फॉर्मेट होगा चैंपियंस ट्रॉफी, तो हमें ओडीआई के स्टैट्स यहाँ पे उठा के देखने होंगे। तो पिच ने बिहेव कैसा किया है यहाँ पर दोस्तों, 20% मैचेस फर्स्ट बैटिंग ने जीते हैं और जो चेसिंग वाली टीम है ना उसने जीते हैं 80% मुकाबले। अब आपको एक चीज याद आ रही होगी ये चेसिंग वाली टीम को देखकर, T20 वर्ल्ड कप जो कि खेला गया था यूएई में और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, वहां पे इंडिया हार गई थी क्योंकि चेसिंग टीम थी पाकिस्तान। उस वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस हुए थे, शायद एक मैच को अगर हम छोड़ दें तो सारे मैचेस पता है किसने जीते थे? चेसिंग टीम ने जीते थे। और यहाँ पे ओडीआई में भी सेम चीज है, 80% चांसेस जो है वो चेसिंग टीम के जीतने के हैं। तो इस हिसाब से इंडिया को किस टाइप के प्लेयर्स खिलाने चाहिए आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 196, जबकि सेकंड इनिंग का 197 के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बनते हैं। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं तो गर्मी यहाँ पर होती है, लेकिन ये जो मैचेस होंगे ये फरवरी में खेला जाएगा तो ज्यादा गर्मी तो नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर जो जमीन है उसका। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्कोर रहेगा वो ज्यादा बड़ा नहीं बनता है। अगर हम देखें हाईएस्ट टोटल 241 पे 6 विकेट देखने को मिला है कनाडा का, और लोवेस्ट टोटल 132 पे ऑल आउट है, जबकि सबसे बड़ा चेस 220 पे 3 विकेट हुआ है और लोवेस्ट डिफेंड 241 पे 6 विकेट हुआ है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं स्कोर कम बनता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया मैचेस खेलेगी, मतलब इंडिया के पास बैटिंग अच्छी है, तो भारत की टीम यहाँ पर आराम से 250 से ऊपर का स्कोर करने वाली है इन पिचेस के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं इंडिया यहाँ पर बल्लेबाजी के मामले में रुकने वाली नहीं है। पिच की बात करें तो पेसर्स को 58%, जबकि स्पिनर को 42% विकेट मिलते हैं यहाँ पर। और यहां से एक चीज आपको पता चल रही है कि स्पिनर्स के लिए हेल्प है, और यही वजह है कि भारत की जो टीम है उन्होंने स्पिनर्स ऑलराउंडर्स को ज्यादा खिलाया है। तो आप समझ सकते हैं भारत स्पिनर्स को ज्यादा लेकर क्यों गया है। इसके पीछे रीजन यह है कि 42% जो विकेट है वो स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, तो स्पिनर्स का बोलबाला होने वाला है। पिच बॉलिंग को फेवर करेगी, इसीलिए ऑलराउंडर्स के ऊपर ज्यादा रिलायबल टीम रही है। क्यों? क्योंकि बैटिंग को लंबा किया गया है, क्योंकि शुरू में जब विकेट गिरेंगे तो बैटिंग अगर आपकी लंबी होगी तो आप कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पिच बॉलिंग फेवर होने की वजह से यहाँ पे गेंदबाज अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पिछले 9 मैचेस उठा के देखें तो शुरुआती जो पावर प्ले के ओवर होते हैं ना 10 ओवर, 39 के आसपास स्कोर देखने को मिला है, जबकि सेकंड इनिंग की बात करें तो 41 के आसपास टोटल देखने को मिला है। 20 ओवर की मैं बात करता हूं आपसे दोस्तों, तो यहाँ पर 76 के आसपास भारत कह रहा हूं कि ओवरऑल स्कोर बनता है, जबकि यहाँ पर 80 के आसपास इस तरीके से कुछ स्कोरिंग पैटर्न रहता है। ये आप आराम से ध्यान से देख लेना। यहाँ पर ओडीआई के टोटल 33 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पे फर्स्ट बैटिंग में 12, जबकि चेसिंग टीम ने 20 मैचेस जीते हैं। तो यहाँ से भी आपको एक बात समझ में आती है कि चेसिंग टीम के लिए एडवांटेज है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर देखें तो 228 है, एक मैच यहाँ पे टाई हो चुका है, तो यहाँ पे भी आपको समझ आ रहा होगा कि स्कोर कम बनता है। और हाईएस्ट स्कोर जो है यहाँ पर जो है इंग्लैंड ने किया है 355 पर
5 विकेट। तो बड़े बड़े स्कोर भी बने हैं, 300 से 250 के बीच का स्कोर 8 बार बन चुका है। सबसे ज्यादा 250 और 200 के बीच का स्कोर बना। तो यहाँ पर आप मान के लेके चलना कि 250 के आसपास ही स्कोर देखने को मिलेगा इस चैंपियंस ट्रॉफी में। भारत की तरफ से या सामने वाली टीमों की तरफ से ज्यादा बड़ा टोटल्स नहीं होंगे। अगर हाँ भारत पहले बैटिंग करेगी तो स्कोर ज्यादा बन सकता है। पिछले खेले गए 5 मैचेस T20 के देखें तो वहां थोड़ी सी कहानी चेंज है, वहां फर्स्ट बैटिंग जीती है, लेकिन स्कोर यहाँ पे भी लो रहा है। यानी कि T20 हो या फिर ODI हो, स्कोर लो ही देखने को मिला है। स्पिनर्स के लिए यहाँ पे भी हेल्प रही है और पिच यहाँ पे भी बॉलिंग को फेवर कर रही है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं पिच जो है वो बैटिंग को फेवर करने वाली पिच नहीं है, वो बॉलर्स को फेवर करती है यहाँ की पिच। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े और भी डिटेल में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे IPL के भी स्टैट्स देख सकते हैं। यहाँ पे चेसिंग टीम के लिए एडवांटेज रहा था, तो आप समझ सकते हैं ड्यू फैक्टर के चलते ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं भारत की प्लेइंग 11 होगी कैसी। दोस्तों भारत की जो प्लेइंग 11 और स्क्वाड है, आपको एक चीज समझनी होगी कि स्पिनर्स को ज्यादा लेकर क्यों गए हैं। पीछे बचा वही है कि स्पिनर्स के लिए हेल्प है। अब अगर आते हैं हम दोस्तों सबसे पहले स्क्वाड पे, तो भारत की जो वर्ल्ड कप वाली स्क्वाड थी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी वाली स्क्वाड है उसमें कोई बड़े बदलाव नहीं है। सिर्फ ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो पहले वाला वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड था 70% टीम आपकी वैसी ही दिखेगी। अब ओपनिंग की बात करते हैं तो भारत की तरफ से ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा, उनके साथ यशस्वी जायसवाल। अब अगर भारत की टीम यशस्वी जायसवाल को खिलाती है तो इंडिया के लिए ये चीज बेहतर होने वाली है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर भाई क्यों नहीं रखा आपने शुभमन गिल को। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, वैसे खेलेंगे तो शुभमन गिल ही, लेकिन जायसवाल को इसलिए खेलना चाहिए क्योंकि जायसवाल स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, जबकि शुभमन गिल की बात करें तो स्पिन को इतना अच्छा खेल नहीं पाते हैं और इस पिच के ऊपर स्पिनर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अगर भारत जायसवाल को खिलाएगी तो ओपनिंग बहुत अच्छी कर सकती है। ठीक है, फिर विराट कोहली स्पिन में फंसते हुए नजर आएंगे, तो भारत के लिए ये यहाँ पर विराट कोहली के लिए थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है ये चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन फिर भी विराट कोहली अगर स्पिन को अच्छा खेलेंगे तो यहाँ पर एक आधी सेंचुरी भी बनती हुई नजर आएगी। श्रेयस अय्यर इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, स्पिन को श्रेयस अय्यर अच्छा खेलते हैं, इसीलिए ये वर्ल्ड कप इनका अच्छा जा सकता है। माफ कीजिए चैंपियंस ट्रॉफी। फिर KL राहुल रहेंगे, KL राहुल भी ठीक ठाक प्लेयर है। हार्दिक पांड्या स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं पूरी प्लेइंग 11 स्टैट्स के साथ। तो रोहित शर्मा इस बार ओपन करेंगे। रीसेंट फॉर्म टेस्ट मैचेस में कुछ खास रोहित शर्मा का नहीं रहा था। अब रोहित शर्मा क्या दुबई की पिच के ऊपर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे वो हमें पता लगेगा इनके स्टैट्स से। तो राइट आर्म लेग ब्रेक के सामने रोहित शर्मा का जो एवरेज रहता है वो 16 का रहता है मात्र, यानी कि स्पिन को रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेल पाते हैं। उसके अलावा बात करें तो यहां पर दोस्तों रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने सिर्फ दोस्तों जो है 23 का इनका एवरेज रहा है, यानी कि 10 बार आउट हुए हैं रोहित शर्मा। सबसे ज्यादा डॉट परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत अगर रोहित शर्मा को किसी के सामने हुई है तो वो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने। तो यहां पर सबसे ज्यादा डॉट गेंदें खेली हैं रोहित शर्मा ने और लेफ्ट आर्म चाइनामैन के सामने। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि रोहित शर्मा पावर प्ले में बैटिंग तो अच्छी कर लेंगे, लेकिन बड़ी पारी मुश्किल है इनके बल्ले से निकलना। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि रोहित शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल पाएंगे, रीजन वही है कि स्पिन यहाँ पर हेल्प करेगी, स्पिनर्स के लिए हेल्प रहने वाली है। बांग्लादेश के खिलाफ तो रोहित शर्मा चल जाएंगे, लेकिन जब आगे जैसे मैचेस चलेंगे अच्छे स्पिनर रोहित शर्मा के सामने आएंगे तो ये थोड़े फ्लॉप हो सकते हैं और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने भी फंस सकते हैं। ओवरऑल रोहित शर्मा प्लेयर अच्छे हैं। ये जो इनका चैंपियंस ट्रॉफी होगी ये ओके जाने वाली है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं जाएगी ना बहुत ज़्यादा अच्छी जाएगी, अच्छी जाने के चांसेस ज़्यादा हैं वैसे। ठीक है, तो ये रोहित शर्मा की मैंने स्टैट्स आपको बताए हैं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रोहित शर्मा कर सकते हैं। अब आते हैं हम दोस्तों यहाँ पर दूसरे प्लेयर की तरफ। दूसरे प्लेयर जो रहेंगे वो यशस्वी जायसवाल होने वाले हैं। अगर जायसवाल के साथ टीम जाती है तो अच्छा रहेगा, वरना शुभमन गिल के लिए ये इतना अच्छा नहीं जाने वाला है दोस्तों। सीजन क्यों नहीं जाने वाला, रीजन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि स्पिन जब भी आएगी यहाँ पे इनके सामने ये फंसते हुए नजर आएंगे, तो स्पिन के सामने इनको दिक्कत हो सकती है। जबकि जायसवाल की बात करूं तो स्पिन को जायसवाल बहुत अच्छा खेल लेते हैं, स्पिन के सामने जायसवाल को दिक्कत नहीं होती है। 3 नंबर के प्लेयर विराट कोहली हैं और विराट कोहली के लिए यहाँ पर दुबई में दिक्कतें क्यों बढ़ सकती हैं, क्योंकि रीसेंट फॉर्म तो दुबई में वो वैसे अच्छा नहीं चल रहा है विराट कोहली का। अगर हम आते हैं मुद्दे की बात पे, स्पिन को कैसा खेलते हैं विराट कोहली, तो आइए स्पिन के आंकड़े देख लेते हैं। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की अगर मैं बात करूं तो 23% का एवरेज इनका रहा है। किसके सामने दोस्तों,
23 का एवरेज रहा इनका लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने। सबसे ज्यादा डॉट बॉलें अगर किसी के सामने रोहित इन्होंने खेली है तो वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने खेली है, 5 बार आउट हुए हैं। यानी कि स्पिन के सामने इनका स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा लो रहता है, और लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक हो, राइट आर्म ऑफ ब्रेक हो, या फिर हो दोस्तों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इसके सामने जो विराट कोहली है वो फंसते हुए नजर आते हैं। अगर स्पिन के लिए ज्यादा हेल्प हुई तो विराट कोहली फंसते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर दुबई में सीधे सीधे ये चीज आपको दिख रही है। आगे बढ़े, बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लेयर की, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर अच्छा कर सकते हैं ये सीजन। वजह अय्यर, श्रेयस अय्यर स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और पेसर्स के सामने अगर हम देखें तो सबके सामने इनके आंकड़े अच्छे रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक प्लेयर जिसकी मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ वो श्रेयस अय्यर है। इस सीजन में श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और अगर टीम रोहित शर्मा के साथ जायसवाल को खिलाएगी तो जायसवाल और रोहित शर्मा दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो ये थे हमारे स्टैट्स से इन प्लेयर्स के। मिडिल ऑर्डर में भारत की टीम अच्छा कर सकती है। केएल राहुल क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, इसलिए केएल राहुल इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे इस चैंपियंस लीग, चैंपियंस ट्रॉफी में, और साथ ही साथ पेस को भी अच्छा खेलते हैं। ओडीआई में ये प्लेयर अच्छा करने वाला है। केएल राहुल के लिए ये जो सीजन है ये बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इस पिच पे सारे ही मैचेस खेलेंगे, ये भारत के लिए थोड़ा एडवांटेज है। अगले प्लेयर हार्दिक पांड्या होने वाले हैं। वर्ल्ड कप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे हार्दिक पांड्या। लोअर ऑर्डर में ये संभालेंगे भारत की टीम को बल्लेबाजी से, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो बॉलिंग भी करेंगे। दुबई का ये वही स्टेडियम है जहां पर इनकी बैक में इंजरी हुई थी, उसके बाद ये काफ़ी 2 साल तक रहे थे दूर, 1-2 साल तक क्रिकेट से। तो ये इनके लिए थोड़ी भयानक स्थिति भी होगी, इन्हें कहीं ना कहीं चीज़ें याद भी आएंगी। लेकिन ये जो स्टेडियम है यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं हार्दिक पांड्या। स्पिन को अच्छा खेलते हैं, पेस को भी अच्छा खेल लेते हैं। तो दुबई की ये जो पिच है ये हार्दिक पांड्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो साल रहेगा, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी रहेगी, ये हार्दिक पांड्या के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जाने वाली है। इसीलिए हार्दिक पांड्या को हो सके तो इन पिचेस के ऊपर आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो भारत के लिए सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर इस सीजन में कोई करने वाला है वो होने वाले हैं दोस्तों कौन, हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा जायसवाल। अगर दोनों खेलेंगे तो ये दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। बाकी विराट कोहली की मैं बात करूं तो विराट कोहली के ऊपर है स्पिन कैसा खेलते हैं। अगर स्पिन को अच्छा खेल गया विराट कोहली तो यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाहर वाली बॉल जो होती है, जो हमने देखा था अभी ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हुए थे, विराट कोहली क्यों फेल हो रहे थे, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन थी वो थोड़ी इंग्लैंड जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी बाहरी कंडीशन थी। तो बॉल पड़ के जो बाहर जाती है वहाँ पर विराट कोहली के आउट होने के चांसेस बाहर की कंडीशन में ज़्यादा होते हैं। दुबई जैसे स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर इनके एज लगने के चांसेस कम होंगे, तो इन्हें पेसर से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विराट कोहली को दिक्कत आएगी स्पिन से। स्पिन को अगर विराट कोहली ने अच्छा खेल लिया तो ये पूरा सीजन जबरदस्त जाने वाला, और ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षर पटेल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हार्दिक पांड्या के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हार्दिक पांड्या के बाद अक्षर पटेल ही होने वाले हैं, क्योंकि बॉलिंग से पूरे 10 ओवर डालने का दम रखते हैं, और रीसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा, और बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाया है। तो भारत की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये देने वाले हैं इस सीजन में। फिर कुलदीप यादव को मौका मिलेगा, इन पिचेस के ऊपर कुलदीप यादव अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं फैंटेसी टीम में, और इस सीजन में भी अच्छा परफॉर्मेंस भारत की टीम कर सकती है। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह अगर मैचेस नहीं खेल पाए तो इनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। अर्शदीप सिंह इन पिचेस के ऊपर काफी घातक सिद्ध हो सकते हैं, खास तौर पर दोस्तों कौन से, पावर प्ले में। पावर प्ले में ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जसप्रीत बुमराह भी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं भारत की जो टीम है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, और सामी के होने से टीम स्ट्रांग होगी। सामी अगर सारे मैचेस खेलेगा तो टीम स्ट्रांग हो जाएगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि टीम कैसी नजर आ रही है। ओवरऑल मुझे इस टीम में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। ये जो टीम है दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी जीतने लायक टीम लग रही है। अब बस दिक्कत यही है बैटिंग का टॉप ऑर्डर कैसा रहेगा। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप। ओपनिंग पार्टनरशिप में अगर 2-3 प्लेयर ऐसे हो जो कभी भी गियर बदल सकते हैं तो वो टीम फिर अच्छा करती है। मिडिल ऑर्डर में देखिए कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी अपना गियर बदल सकते हैं, किसी भी कंडीशन में खेलने का दम रखते हैं। श्रेयस अय्यर अच्छा करेंगे यहाँ पर। केएल राहुल भी ओडीआई के हिसाब से परफेक्ट प्लेयर बन जाते हैं। हार्दिक पांड्या भी खतरनाक करने वाले हैं यहाँ पर, और अक्षर पटेल के होने से बैटिंग में डेप्थ होगी। अगर कुलदीप यादव को नहीं भी खिलाती है तो वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा सकती है, तो बैटिंग और भी स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर नहीं भी खिलाती है, खाली कुलदीप खेलेंगे तब भी टीम बहुत अच्छी होगी। अर्शदीप सिंह इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि लेफ्ट आर्म का ऑप्शन खुल जाएगा भारत के पास। पावर प्ले और डेप्थ में दोनों में बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं। सामी के साथ भी सबसे अच्छी बात यह है हल्की सी भी स्विंग इन्हें मिलती है नई गेंद से, तो ये सामने वाली टीम को खोल के रख देंगे। और बुमराह तो आप पता ही है, कहने की बात ही
नहीं बनती। तो टीम तो बहुत अच्छी है, बस एक दिक्कत है कि यहाँ पे जो जायसवाल हैं उनको मौका मिलना चाहिए, और केएल राहुल की जगह पे अगर पंत को भी टीम खिलाएगी तब भी चल जाएगा। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये भारत की जो टीम है इस बार बहुत ही अच्छी करने वाली है परफॉर्मेंस, और मेरे हिसाब से फाइनल में तो जाने वाली टीम है ही। अब मैं देखिए शुभमन गिल का क्यों कह रहा था कि दिक्कत हो सकती है शुभमन गिल को अगर खिलाएंगे, तो शुभमन गिल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत भाई यही है कि स्पिन को थोड़ा इतना अच्छा नहीं खेल पाते जितना इन्हें खेलना चाहिए। आप इनके आंकड़े भी देख सकते हैं, स्पिन के सामने इतने अच्छे आंकड़े नहीं रहे हैं। खासतौर पे 4 बार आउट हो चुके हैं लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक के सामने, साथ ही साथ 15 बार लेग ब्रेक के सामने आउट हुए हैं। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ से आप ये समझ रहे हैं कि स्पिन को अच्छा नहीं खेल रहे, लेग ब्रेक को अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। और इस पिचेस के ऊपर यहाँ पर आप देखें भी तो स्पिनर्स के लिए हेल्प रहेगी, तो ये दिक्कत आ सकती है। बस स्पिन को कैसा खेलेंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। ऋषभ पंत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा में होंगे वैसे, पर टीम तो वही करेगी जैसा मैंने आपको बताया है कि खिलाने वाली है यहाँ पर किनको, यहाँ पर खिलाने वाली है भाई शुभमन गिल को। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 भारत की होनी चाहिए और इंडिया कितने नंबर पे कौन कौन से प्लेयर को खिलाए, आप अपनी राय बताइएगा। क्या इंडिया फाइनल में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, बता सकते हैं आप अपनी राय। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, तो भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो ओडीआई के हिसाब से अच्छा नजर आ रहा है, मिडिल ऑर्डर में भी टीम अच्छी है और लोअर ऑर्डर की डेप्थ भी अच्छी है। स्पिन डिपार्टमेंट भारत का बहुत अच्छा है और पेस अटैक भी अच्छा है। भारत के पास दिक्कत बस यही है, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाए सारे मैचेस तो टीम फंस सकती है, वरना इस टीम के अंदर वो दमखम है जो ट्रॉफी जीत सकती है। क्या लगता है इंडिया फाइनल जीतेगी नहीं? और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना, सारे मैचेस इंडिया दुबई में खेलेगी, तो दुबई में सारे मैचेस खेलने की वजह से इंडिया को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, इसलिए इंडिया और भी ज्यादा खतरनाक टीम यहां पर हो जाती है। तो क्या है आपकी राय, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात आपसे अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए खुद रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।